गुजरात में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गोपाल इटालिया ने। गोपाल इटालिया अपनी टीम लेकर आए, उन्होंने बिल्ड किया। पर जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो ईसूदान गढ़वी के नाम का ऐलान हुआ और आड़ ली गई कथित जनमत संग्रह की। एक व्यक्ति के राजनीतिक फैसले से लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ अब ठीक आदमी आया, अब लड़ने वाला आदमी है, तो जनता को तो चाहिए ही लड़ने वाला आदमी। आप नहीं थे वो व्यक्ति। गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? तो मैं किसी जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा एडमायर था। वो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को बहुत बुरी बुरी गालियां देते थे, तो मुझे लगा कि यही सीखना है इनसे। तो मैंने तो अगर कुछ बोला है तो मैं तो उन्हीं से सीखा हूँ। हार्दिक कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से भाजपा में चले गए, आप इधर आ गए, सब पूरा छितरा गया मामला। अब हार्दिक कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया, वो बात इतनी मायने नहीं रखती। जितना ज्यादा लीडर मिले समाज को, सब यूथ मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, वो बात मुझे लगता है सबसे अच्छी है। और उस आंदोलन का जो मकसद था उसका क्या हुआ? गोपाल इटालिया जमघट के इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि पाटीदार अनामत आंदोलन की जो प्रमुख मांगे थी वो भाजपा नीति सरकार ने मांग ली हैं। अगर भाजपा को मानना होता तो गोली क्यों मारते, पहले मान लेते। और ये गृह मंत्री के ऊपर जूता उछालने की क्या बात थी? नहीं, वो सब कोर्ट में है। आप बहुत सख्ती से मना नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमारा काम अच्छा नहीं था तो हमें जनता क्यों जिता रही थी? हमारे साथ तो जनता है, उनका दावा है। अगर सरकार ठीक से चल रही थी, आप जो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो रियल था, अच्छा था, विजय रूपाणी ने अच्छा काम किया था जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर क्यों हटा दिए? तीसरे मोर्चे की कवायद और कोशिशें काफी बार हुई हैं गुजरात में। कभी शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी बनाई, कभी केशु भाई पटेल ने बनाई, पर सफल नहीं रही। जब मैं अपनी पर्सनल ईगो को लेकर के, पर्सनल एम्बिशन को लेकर के कोई मोर्चा बनाता हूँ, फिर मैं ये दावा करता हूँ कि गुजरात में मैं इसको उसको हरा दूंगा, तो जनता आपको क्यों सपोर्ट देंगी? एक भी आदमी सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहा है कि बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को वापस जो बलात्कार के आरोप में सजा पाए लोग हैं उनको जेल में डालना चाहिए। तो मुझे लगता है इस एपिसोड में, जैसे जमघट के बाकी एपिसोड्स में आपने देखा कि हम अलग अलग पार्टियों के जो शीर्ष पुरुष हैं या महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। इसी एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के सूरत जिले की कतारगाम सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे। मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि एक लड़का जो पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ, ये कहानी सुनाई जाती है पूरे गुजरात में। तो पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के रेवेन्यू क्लर्क बनता है, रेवेन्यू क्लर्क रहते रहते जूता उछाल देता है होम मिनिस्टर के ऊपर, है ना। ये कहानी भी बहुत सुनाई गई। फिर वो पाटीदार अनामत आंदोलन से जुड़ता है, जिसको हम लोग पास कहते हैं। 2017 में जब हम घूम रहे थे तो हर तरफ उसी की चर्चा थी। सूरत तो एक बड़ा गढ़ रहा था। और 5 साल बीते, आपके जो उन दिनों दोस्त थे हार्दिक पटेल, वो अब भाजपा का चोला पहन चुके हैं। अल्पेश ठाकुर जो एक और बड़ा युवा चेहरा माने जा रहे थे, जब 2017 में बीजेपी की मुखालफत हो रही थी, वो भी बीजेपी में चले गए। जिग्नेश मेवानी निर्दलीय से कांग्रेसी हो गए और आप आ गए हैं आम आदमी पार्टी में और लड़ रहे हैं चुनाव। तो आपकी हमें पूरी पॉलिटिकल जर्नी भी जाननी है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी जो है वो भी जाननी है। आप आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है वो भी। पर सबसे पहले, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में एलिफेंट इन द रूम, जो मेन सवाल है, ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गोपाल इटालिया ने। गोपाल इटालिया अपनी टीम लेकर आए, उन्होंने बिल्ड किया। आम आदमी पार्टी की गुजरात में संभावना है, इस पर गंभीरता से बात शुरू हुई जब फरवरी 2021 में निकाय चुनाव हुए और सूरत में 27 सीटें जीत गई आम आदमी पार्टी। राजकोट में भी सीट एक जीत गई और वोट परसेंटेज अच्छा आया। पर जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो ईसूदान गढ़वी के नाम का ऐलान हुआ और आड़ ली गई कथित जनमत संग्रह की। पर हमेशा तो जनमत संग्रह नहीं होता है। किसी राज्य में कैसे ऐलान किया जाता है, किसी राज्य में कैसे किया जाता है। कई बार कहा जाता है कि पार्टी को पहले से ही पता होता है, तयशुदा निष्कर्ष होता है और उस पर जनता की राय का नाम ले दिया जाता है। गोपाल इटालिया इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से ये फैसला लिया है। कहने को कोई ये कह ले कि ये कथित सर्वे है, ये है, वो सबका अपना अपना मानना है। मेरा ये मानना है कि ईसूदान गढ़वी जी गुजरात के सबसे लोकप्रिय और जनता के दिलों में रहने वाले आदमी हैं। क्योंकि
वो टीवी में बैठ के जनता के हर उस मुद्दे को उठाते थे जिसको जनता सुनना समझना चाहती थी। उस टाइम पे काफ़ी सारे चैनल्स आज भी है, तब भी है। जनता ये मानती है कि सारे चैनलों में जनता की बात नहीं हो रही है और उसकी वजह क्या होगी क्या नहीं होगी वो भी जनता अपने लेवल पे डिस्कस कर रही है, गली चौराहे पे हर जगह बैठ के। लेकिन सबने एक बात को माना कि ईशुदान गढ़वी जी ने जो हिम्मत दिखाई, जिस अंदाज में उन्होंने प्राइम टाइम शो किया, उस प्राइम टाइम शो में समाज के हर तबकों को जिस तरीके से जगह दी, उनकी आवाज़ को बुलंद किया, तो वो सारी घटना से हर तबके के लोगों के दिल में ईशुदान भाई की जगह बनी। और जैसे ही ईशुदान भाई ने अपने कैरियर के पीक पे रहते हुए नौकरी को छोड़ के आम आदमी पार्टी को पसंद किया, तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। जहां थी वहां से दुगनी तेजी से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी पूरे प्रदेश स्तर पे। एक व्यक्ति के आने से सिर्फ ऐसा हो सकता है, कैसे नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। एक व्यक्ति अगर जनता के लिए इतना काम कर सकता है तो एक व्यक्ति के राजनीतिक फैसले से लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ अब ठीक आदमी आया, अब लड़ने वाला आदमी आया। तो जनता को तो चाहिए ही लड़ने वाला आदमी। आप नहीं थे वो व्यक्ति? हम भी थे, मैं भी था। मेरी लीडरशिप में लोगों ने वोट दिए। निगम चुनाव में हमने 2800 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े किए, बहुत लगभग 500 से ज़्यादा सीटों पे हम सेकंड पोजीशन पे रहे। सूरत में 27 सीट जीते, बाकी गुजरात में तालुका, जिला और नगर पंचायतों में हम 72 से ज़्यादा सीट जीते। वहाँ पर भी लोगों ने अपना भरोसा दिखाया। फिर ईशुदान भाई के आने से वहाँ से हम और एक स्टेप आगे बढ़ गए। ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी से चलेगा, एक से भले दो हो गए, फिर जनता का भरोसा बढ़ता गया और आज हम इस स्थिति में है कि गुजरात में सबसे तगड़ी फाइट दे रहे हैं हम बीजेपी को। एक थ्योरी गोपाल और प्रोपोगेट की जा रही है अहमदाबाद समेत पॉलिटिकल और जर्नलिस्टिक सर्कल्स में, और जो भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल गोपाल का मन तो था सीएम फेस बनने का, और भी कई लोगों का मन था, लेकिन उन्होंने दूर की कौड़ी सोची। तो मैंने पूछा क्या दूर की सोची? बोले देखिए, ईशुदान गढ़वी को जो सीट दी गई है वो बहुत मुश्किल सीट है, वो एक कठिन लड़ाई में फंसे हुए हैं और आम आदमी पार्टी की जो सबसे अच्छी संभावनाएं हैं जहां पर उनके कॉरपोरेटर जीते, सूरत की वो ऐसी सीटें वराछा रोड और कतारगांव, तो उनके पास विकल्प था कि वो सीएम फेस के लिए अपना वीटो इस्तेमाल करें या अपने पसंद की सीट। और गोपाल को लगा कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, अगर जनता उनके साथ जाती है, विधायक बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। इस तरह की अटकलबाजियों पे क्या कहते हैं आप? इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, बातें हैं सिर्फ। देखो, घर बैठ के किसी भी बातों को किसी एंगल से सोच लेना, फिर उस अपनी सोच को सही मान लेना, ये इस बातों का क्या जवाब हो सकता है? देखो, ईशुदान भाई और मैं पार्टी में वो जगह रखते हैं कि हमें जबरदस्ती कोई सीट नहीं दिया जाएगा जी, ठीक है। हम दोनों अपनी एक अलग जगह रखते हैं पार्टी में। तो जाम खंभातिया उनकी पहली पसंद थी और कतारगाम आपकी पहली पसंद? देखो, डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं है पहली पसंद है दूसरी पसंद है। बैठ के सब लोग बैठ के सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं ना कि इस सीट पे क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो हर चीज़ को सोच के समझ के डिस्कस करके एक म्यूचुअली हम एग्री होते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े जो हमारे लीडर है उसके बारे में कैसे करेंगे। तो सब आपसे मिल के तय करते हैं किसी भी सीट को। जैसे मेरी और ईशुदान भाई की सीट पसंद करने के पीछे हम ये भी सोचते हैं कि हमारा पर्सनल सपोर्ट कितना रहेगा। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके सगे जो होते हैं वही सबसे स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। पार्टी का कैडर भी रहता है, जनता भी रहती है, वो सब अपने लेवल पे रहता है। लेकिन एक ऑर्गेनिक सपोर्ट सबसे पहले कहाँ से आता है? अपने घर से आता है, अपने परिवार से आता है, अपने समाज से आता है। तो एक डिफ़ॉल्ट सपोर्ट जहाँ से मिलता है वहाँ से आदमी की चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इस आधार पे मैंने, ईशुदान भाई ने, हम सब ने जो भी तय किया वो, इसमें एक छोटी सी चीज़ ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को कोई सीट थमा दिया गया। हम लड़ रहे। पार्टी ने किसी को शहीद होने के लिए नहीं भेजा है। नहीं, शहीद देखो, हम तो है ही यहाँ जनता के लिए, शहीद होने के लिए। जितनी बार होना पड़े, जिस तरीके से होना पड़े, होंगे हम। अगर हमें कुछ अच्छी जगह चाहिए होती, अच्छा पद, अच्छा पावर चाहिए होता, तो हम इस पार्टी में नहीं होते। जो सब लोग कर ले वो कर लेते, लेकिन हम तो है ही शहीद होने के लिए। इसमें क्या बुराई है?
हम लड़ने के लिए आए, मैं कुछ छोड़ के आया हूँ, ईशुदान भाई कुछ छोड़ के आए। कुछ बनना होता तो हम बने हुए थे पहले से, वहीं बैठे रहते, वहीं से काम कर लेते। तो ऐसा शहीद भाई टाइप की बात नहीं है। बात यह है कि हम संघर्ष के लोग हैं, संघर्ष से हम भाग नहीं रहे और हम आसान रास्ता नहीं ढूंढ रहे। हार्दिक पटेल ने आसान रास्ता ढूंढा क्या? वो तो वही बता सकेगा। मैं आपके दोस्त हैं, लेकिन उसमें कैसे क्या बात होती है आपकी? नहीं, बात अभी नहीं हो रही, अभी तो चुनाव में तो कुछ काफी महीने हो गए। कुछ महीनों पहले तक होती थी मतलब हाय हेलो तो होता रहता है। समाज के लोग हैं, सब एक समाज के साथ काम किया, यारी दोस्ती। तो गोपाल भाई, आप युवा व्यक्ति हैं और खुल के बात करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं पत्रकार की तरह क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करूंगा। पाटीदार समाज भी सौराष्ट्र का, काठियावाड़ का, नॉर्थ गुजरात का, पूरे गुजरात का फैला हुआ, देश की जनता भी ये जानना चाहती है 2016-17 में 15 से आप लोग इतने ज़ोर शोर से पास की कमेटी के तहत ये आंदोलन चला रहे थे, एक मंच पर थे, जनता से वायदे किए जा रहे थे, समाज से वायदे किए जा रहे थे, गोलियां भी चली प्रोटेस्ट में, उस अन्याय की प्रतिकार की भी बात हो रही थी। फिर 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ? हार्दिक कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से भाजपा में चले गए, आप इधर आ गए, सब पूरा छितरा गया मामला। थोड़ा ये बता दीजिए विस्तार से। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाटीदार आंदोलन से सबसे बड़ा फ़ायदा पूरे प्रदेश को एक हुआ है कि उससे एक लीडरशिप इकोसिस्टम जनरेट हुआ है। हम सब लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ पाटीदार, जो नॉन पाटीदार समाज से, वहीं से भी काफ़ी युवा लीडर उभर के सामने आए, हर समाज से आए। इससे पाटीदार आंदोलन से पहले ये हुआ करता था कि नेता का बेटा नेता बनते जा रहा था, या अमीर आदमी नेता बनता जा रहा था, या पार्टी जिसको आगे कर रही थी वही नेता बन रहा था। फ्रेशर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, पोटेंशियल वाले यूथ के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बीजेपी का इतना दबदबा था कि एक नया आदमी उठ के कैसे लीडर बन जाता। तो इस आंदोलन की वजह से हर समाज के पोटेंशियल वाले युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिला, चाहे अपनी परंपरागत पार्टी में मिला, चाहे अपने समाज के अंदर मिला, चाहे आम आदमी पार्टी में मिला, सबको एक मौका मिला। अब हार्दिक कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया, वो बात इतनी मायने नहीं रखती। जितना ज़्यादा लीडर मिले समाज को, सब यूथ मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, वो बात मुझे लगता है सबसे अच्छी है और उसी बात पे सबको आगे बढ़ना चाहिए। और उस आंदोलन का जो मकसद था उसका क्या हुआ? देखो, मकसद बहुत हद तक पूरा हो चुका है। जैसे रिजर्वेशन की डिमांड थी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, पूरे देश को रिजर्वेशन मिल गया। फिर जो शहीद हुए उनके परिवारों को नौकरी की बात थी। तो हार्दिक ने अभी जब वो बीजेपी में गया तब उसने बोला कि वो नौकरी के कमिटमेंट पे गया है बीजेपी में। तो काफ़ी सारी हदों पे फिर ये निगम बना, अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी क्लासेस है उसको लेकर के सरकार में एक निगम बना, उसमें कुछ फंड दिया गया, वहाँ से लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, काफ़ी सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। गोपाल इटालिया जमघट के इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि पाटीदार अनामत आंदोलन की जो प्रमुख मांगें थी वो भाजपा नीति सरकार ने मांग ली हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि कुछ मांगों को मान लिया है और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मान लिया। अगर भाजपा को मानना होता तो गोली क्यों मारते, पहले मान लेते। ये तो उन्होंने अपना कुछ चुनावी लॉस देखा होगा, तो चुनावी लॉस को देखते हुए कुछ काम किया है। रिजर्वेशन में कॉन्स्टिट्यूशनली मिला है तो हमें मानना पड़ेगा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हुआ है, वो तो मानना पड़ेगा, उसमें डिनाई कैसे करेंगे। वो निगम बना है, उसमें कैसे डिनाई करेंगे। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ करनी ही थी, अंत पंत में कभी भी करनी थी, तो आप गोली क्यों मारे सबको? हजारों युवाओं पे मुकदमा क्यों दर्ज किया आप हजारों महिलाओं पे लाठीचार्ज क्यों करवाए, हजारों घरों के शीशे क्यों तोड़वाए, आप पुलिस से गाली क्यों दिलवाए? अगर आपको ये मांग कभी भी सही लगनी थी, कभी भी करना था, तो पहले कर देते। तो यहाँ पे बीजेपी का माइंडसेट भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले तो बीजेपी ने काफ़ी लगातार ये कोशिश करी कि आप गलत बोल रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अखबारों में फुल पेज ऐड आता था, भाजपा सरकार का गवर्नमेंट ऐड आता था, जिसमें ये लिख के आता था कि ये पाटीदार आंदोलन की डिमांड जो है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संभावना नहीं है। हर चीज़ कर लेने के बाद जब उसको चुनावी लॉस दिखने लगा, फिर उन्होंने कर दिया। ठीक है, जब किया तब भी ठीक है, मैं तो उनको थैंक यू बोलता हूँ। एक चीज़ और पूछी जाती है राजनीतिक सर्कल्स में कि हर प्रदेश में जो सबसे प्रभावशाली
किसान वर्ग होता है, जैसे गुजरात में पाटीदार हैं, महाराष्ट्र में मराठा हैं या हरियाणा में जाट हैं, वो एक एकाधिकार सा मानते हैं सत्ता के शीर्ष पर अपना। और कहा गया कि बीजेपी ने उस मांग को शांत करने के लिए भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। आप बीजेपी के इस मूव को कैसे देखते हैं? नहीं, भूपेंद्र पटेल को तो 1 साल पहले बनाया, अभी बनाया गया। आंदोलन तो 2015, 16, 17 में चल रहा था, अब 5 साल बाद उसको बनाया। मैं इस मूव को इस तरीके से मानता हूँ कि बीजेपी ने खुद ये माना कि उसकी पूरी सरकार है जो फेल है। अगर ये जो आपने बताया कि जो सबसे समाज है, जो किसान समाज आपने जो बताया, उस आधार पे सीएम बदला होता तो मंत्री नहीं बदलते सारे। यहाँ पे तो मंत्रियों को भी बदल दिया। अगर ये बात होती जो आपने बताई तो सिर्फ सीएम को बदल देते, मंत्री नहीं बदलते। यहाँ पे सारे मंत्रियों को हटा दिया, सीएम को हटा दिया, सबको हटा दिया। मतलब बीजेपी ने खुद ये माना कि ये सारे फेल है, ये सारे कुछ काम नहीं कर पाए और ये सारों की वजह से बीजेपी हार रही है। ये बीजेपी ने माना, तब जाके बीजेपी ने सारों को बदल दिया। ये मैंने पूछा बीजेपी के नेताओं से इंटरव्यू में, तो बोले कि दी हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन है, सब कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले इसलिए हमने पुरानों को और कोई जिम्मेदारी देंगे, ये उनका जवाब था। नहीं तो भूपेंद्र पटेल नए कार्यकर्ता है या पुराने? 60 साल के प्लस हो गए, तो नए को मौका दिया या पुराने को मौका दिया? बोलने को आज कुछ भी आदर्श बातें बोल लो, आपकी एक्शन दिखाती है कि आपने पुरानों को मौका दिया। आपने राजेंद्र त्रिवेदी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहा करते थे उसको मंत्री बना दिया। कहाँ नया आदमी आ गया? फिर टिकट भी नहीं दिया उनको। आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई थे उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, तो प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाया, तो नए आदमी को मौका कैसे मिला? जो अध्यक्ष था वो मंत्री है, जो स्पीकर था वो मंत्री है, तो कहाँ वो नए आदमी को मौका कहाँ दिया? और मैंडेट किस नाम पे, किस चीज़ पे लिए थे आप? मैंडेट आप लिए थे विजय रूपानी के नाम पे। उसको सीएम फेस या सीएम के लीडरशिप के रोल में तब वो थे चुनाव के टाइम में। जिसके लीडरशिप रोल में चुनाव लड़े, जीते, उसको हटा के आप दूसरों को लाए चुनाव से ठीक 1 साल पहले। फिर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो डिसिप्लिन पार्टी है। डिसिप्लिन नहीं है। आपने मान लिया कि आपकी सारी गवर्नमेंट जो करप्ट है, अंदर से करप्ट है, सारे फेल्ड लोग हैं, इसलिए सबको हटा दिया। क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो गुजरात से बाहर के लोग हैं वो जनादेश का पैटर्न देखते हैं गोपाल, और वो ये देखते हैं कि 1995 से 2017 के चुनाव तक साल दर साल 17 में 99 सीटों पर वो आए, साधारण बहुमत से कुछ ही रहा था, भाजपा को जनादेश मिलता रहा है। आप प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष होने के नाते कह रहे हैं कि सरकार फेल रही, तो ये किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि वो तो साल दर वो कहते हैं कि अगर हमने गलत काम किया है, तो अगर हमारा काम अच्छा नहीं था तो हमें जनता क्यों जिता रही थी? हमारे साथ तो जनता है। मैं बता रहा हूँ कि विजय रूपानी जी उस टाइम मुख्यमंत्री रहा करते थे, उसके 5 साल खत्म हो चुके थे। कुछ पहले के 2017 के पहले के, कुछ 17 के बाद के, मिला के 5 साल खत्म हो रहे थे। पूरे प्रदेश में सरकारी खर्चे पे ये जश्न चल रहा था। पूरे प्रदेश के हर पेड होर्डिंग्स पे विजय रूपानी जी के 5 साल के कार्यकाल की सेलिब्रेशन मनाई जा रही थी। टीवी में ऐड आ रहे थे, अखबारों में ऐड आ रहे थे, होर्डिंग्स में भर भर के आ रहा था कि विजय रूपानी ने 5 साल में कमाल कर दिया, इतने फैसले लिए, ये फैसले लिए, वो कर दिया। अभी तो वो ऐड चल रहा है, उसके बीच में अचानक से बोल दिया गया कि भाई आप रेजिग्नेशन दे दो। अगर सरकार ठीक से चल रही थी, आप जो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो रियल था, अच्छा था, विजय रूपानी ने अच्छा काम किया था जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर क्यों हटा दिए? अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। तो आप सरकारी पैसों पे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दौरान, उसी बीच में टीवी पे ऐड चल रहा है और उधर उसका रेजिग्नेशन चल रहा है। तो जनता तो उसका राजनीतिक समझ अलग रहती है, क्योंकि वो अंदर की सारी बातें नहीं जानते हैं। हम सब तो राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो हमें पता है कि ये फेल्ड लोग हैं, इसलिए सारों को हटा दिया। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है गोपाल कि तीसरे मोर्चे की कवायद और कोशिशें काफ़ी बार हुई हैं गुजरात में। कभी शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी बनाई, कभी केशु भाई पटेल ने बनाई, पर सफल नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस के नेता भी कमोबेश यही कहते हैं। कांग्रेस में हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आज की तारीख में चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जमघट के इंटरव्यू में बोल सकते हैं। भाजपा के नेताओं से बात हुई, हर्ष सांघवी से बात हुई, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा मुकाबला कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नहीं है। दोनों ही पार्टियां आपको मुकाबले में नहीं मान रही हैं क्योंकि दोनों मिले हुए हैं।
दोनों ये चाहते हैं कि उन दोनों की आपस की लड़ाई बनी रहे और दोनों माल मलाई खाते रहे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बीजेपी और कांग्रेस वाले लगातार लोगों के मन में इस बात को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में तीसरा मोर्चा नहीं चलता है। आप बताइए कि गुजरात के इतिहास में फ्रेश विचार के साथ, फ्रेश संगठन के साथ, फ्रेश लीडरशिप के साथ और एक फ्रेश बुनियाद के साथ तीसरा मोर्चा कब आया? जो भी पास्ट में सारे मोर्चा आए वो तो असंतुष्ट थे, सारे अपनी अपनी पार्टियों से नाराज होकर चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अपना मोर्चा खोल दिया और बोले कि अब जनता को ऑप्शन देंगे, इसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे। जब मैं अपनी पर्सनल ईगो को लेकर के, पर्सनल एम्बिशन को लेकर के कोई मोर्चा बनाता हूँ, फिर मैं ये दावा करता हूँ कि गुजरात में मैं इसको उसको हरा दूंगा, तो जनता आपको क्यों सपोर्ट देंगी? हम बुनियादी तौर पे फ्रेश पार्टी है, असंतुष्ट मोर्चा नहीं है। हम ईशुदान गढ़वी किसी पार्टी से नाराज होकर यहाँ नहीं आए, मैं कहीं से नाराज होकर इस पार्टी में नहीं हूँ। अल्पेश कथीरिया, हमारे मनोज सौरठिया, राम तड़ुक जी, भैमा भाई जी, हमारे सारे जो लीडर है वो कहीं से असंतुष्ट होके फिर मोर्चा खोल के आ गए चुनाव लड़ने, ऐसा नहीं है। सब लोग संघर्ष के दम पे आगे बढ़े, फिर एक मुकाम पे वो राजनीति में जुड़े। वो राजनीति थी आम आदमी पार्टी की फ्रेश राजनीति, जिसकी अपनी एक वैचारिक बुनियाद है, जिसकी सेंटर में एक अच्छी लीडरशिप है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम तीसरा असंतुष्ट मोर्चा नहीं है, हम फुल फ्लेजेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड पार्टी है जिसको जनता फील कर रही है और इसलिए जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। आप आम आदमी पार्टी के वैचारिक आधार की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। छोटू भाई वसावा से हमारी मुलाकात हुई, उनके साथ आम आदमी पार्टी के गठजोड़ का ऐलान हुआ था, फिर क्या हुआ? नहीं तो फिर उनकी ओर से मना कर दिया। उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि अब वो साथ नहीं रहेंगे। क्यों मना कर दिया उन्होंने? वो तो पता नहीं है, वो तो वो बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे थे और आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो देश से और उनकी जो आदिवासियों की जरूरत है उन सबसे मेल नहीं खा रही। मुझे लगता है ज्यादा गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दिया। ठीक है, वो बुजुर्ग है और ये भी कहा कि हमने तो कभी ऐलान नहीं किया था, उन लोगों ने आके रिक्वेस्ट की, इसलिए हमने साथ में सभा कर ली। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एक लीडर है अपने समाज के, भगवान उसको तंदुरुस्त रखे, बस यही बात। पर गुजरात की जनता तो अपने नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद करेगी ना, कि बताएं जनता को कि क्या बातचीत जनता के हाथ में अभी है चुनाव, जनता तय कर लेगी 1 तारीख को। हर चीज़ का तो जवाब कैमरे पे क्या होता है, कभी जनता खुद बोल के बता देगी। आप उस असेंबली में जाइए, उस एरिया में जाइए, जनता को पूछिए, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जब सब सही चल रहा होता है तब सब चीज़ें अच्छी होती है, कहीं पे बात अटक जाती है तब सब गलत हो जाता है। और राजनीति में ये हम तो नए लोग हैं। सीटों को लेके बात अटकी क्या? कहीं पे कोई बात नहीं अटकी है। और काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में अगर सारी बातें बाहर बोल दी जाए फिर तो ये प्लेटफॉर्म चलेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कैमरे पे नहीं कही जा सकती? नहीं, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक अपना लिमिटेशन होता है। मैं बताने को बता भी सकता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ों को लिमिटेशन में रखने से प्लेटफॉर्म स्मूथली रन करता है। राजनीति के अंदर की हर बात अगर हर चीज़ हर आदमी को बता दी जाए फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा ही रहेगा फिर तो अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो हम उनका आदर करते हैं। और आज छोटू भाई जी ने अगर आपको कुछ बातें कही है तो हम उसका भी आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं और उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते। जनता को फैसला लेने देते हैं। जनता एक और नेता हैं जो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं कुछ एक सीटों पर, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी हैं, 2013 के नरेंद्र मोदी हैं। और ये भी कहा कि जो गुजरात के या देश के मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बहुत ही सुविधाजनक चुप्पी साध लेती है। जैसे उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो का प्रसंग हुआ, रेप के इल्ज़ाम में सज़ा हुई, उसके बाद सरकार ने उनको मुक्त कर दिया। इस पर बोले आम आदमी पार्टी के लोग बिल्कुल सन्नाटे में हैं। एक भी आदमी सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहा है कि बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को वापस जो बलात्कार के आरोप में सज़ा पाए लोग हैं उनको जेल में डालना चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने मेरा बाइट नहीं सुना होगा। मैंने तो बोला ये गलत है,
जेल में डालना चाहिए। रेप इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। हमने कहा रेप को किसी भी समाज में जगह नहीं है, किसी देश में, किसी दुनिया में जगह नहीं है, तो हमने कहा, आज फिर बोल दिया। अगर किसी ने नहीं सुना है तो फिर हम क्या करें। तो वो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओवैसी? और वो उनका कोई एजेंडा होता होगा, कोई एजेंडा होता होगा उनका भी। आम आदमी पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जो जनता के एजेंडे पे, जनता के मुद्दे पे काम करती है। बाकी सारों के अपने अपने एजेंडे हैं। किसी के अपने परिवार को आगे बढ़ाने के एजेंडे है, किसी को अपनी पार्टी में अपना पद बचाए रखने का एजेंडा है, किसी को सिर्फ और सिर्फ सरकार में बने रहने का एजेंडा है, किसी को लाइमलाइट में रहने का एजेंडा है। सबका अपना अपना एजेंडा है, तो बोलते रहते, आरोप लगाते रहते, करते रहते। गोपाल इटालिया का क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम जनता के मुद्दों पे संघर्ष करने के लिए यहाँ आए। और संघर्ष से तो मैं खुद संघर्ष से ही बना हुआ आदमी हूँ, तो सिंगल लाइन गुजरात के बाहर के दर्शक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी शुरुआत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। देखो, परिवार में तो भावनगर के रहने वाले? मैं भावनगर के टिम्बी गांव का हूँ। टिम्बी मेरा गांव है। वैसे मेरा ननिहाल का गांव है, लेकिन मेरा बचपन से लेके पूरा जीवन टिम्बी में गया है। मेरी पढ़ाई सब मेरा टिम्बी से है। तो परिवार में तो मेरा बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है। बहुत कम उम्र में आप नौकरी करने लगे थे? मैं लगभग 22-23 साल में लग गया होगा। और 22-23 2012 में लगा मैं पुलिस में लग गया। फिर उसके बाद से अच्छा है, उसके पहले क्या है बताइए। मेरी मदर और फादर दोनों का डाइवोर्स हो गया जब मैं बहुत छोटा था। क्योंकि अब वो कहानी तो मुझे अब पता है, लेकिन मैं उसका साक्षी नहीं रहा हूँ। मैं 2-3 साल का रहा होगा, तो फादर और मदर दोनों का अलग हो गए। अब मेरे जो नाना जी थे वो हमको सबको उठा के लेके आ गए ननिहाल में, और तब से लेके आज तक मेरा सब हुआ मेरे मामा के घर पे, जो मैटरनल हाउस होता है टिम्बी में। वहीं से फिर मेरा सारी आइडेंटिटी, मेरा सारा पढ़ाई सब वहीं से। तो जैसे समाज व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि आपके घर में अगर कोई पुरुष नहीं है, हेड ऑफ द हाउस नहीं है कोई पुरुष, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ठीक से पढ़ नहीं पाते, समाज में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कम हो जाती है। आपके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो आपकी सुनवाई नहीं होती है कहीं पे भी, क्योंकि सब ये सोचते हैं ना कि कौन आएगा, इसकी बात लेके कौन आएगा। तो सुनवाई तो काफ़ी संघर्षों से गुजरते हुए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि मेरे पास, मैंने तो एफिडेविट करके दिया है चुनाव आयोग को, कैंडिडेट हूँ, मैंने लिख के दिया हलफनामा। मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मेरे पूरे परिवार के पास 1 एकड़ या 1 फुट ज़मीन नहीं है। मेरे पास कोई मकान नहीं है। मैं इतने साल से, जितनी उम्र है उतने साल से किसी के मकान में रहता हूँ। आज किराए पे रहता हूँ, लेकिन खुद का घर नहीं है, खुद का कोई व्हीकल नहीं है, सोना चांदी शेयर कुछ नहीं है। किसी ज़माने में जब मैं नौकरी करता था तब मेरा जो सैलरी अकाउंट था वही अकाउंट है जो मैंने दिया है लिख के, और कोई बैंक अकाउंट नहीं है। मैं इस पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ पे मैंने पूरे मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष देखा। हर चीज़ में संघर्ष देखा है मैंने। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद किसी वक्त में मैं पुलिस वाला बन गया, नौकरी पे लग गया, मेहनत करके करी, और फिर मेरी दुनिया बदल गई। मेरी दुनिया अच्छी हो गई, कलरफुल हो गई, अच्छे दोस्त मिल गए, कुछ पैसा आ गया छोटा सा हाथ में, फिर एक कॉन्फिडेंस वाला काम हाथ में आ गया। अहमदाबाद में पोस्टिंग थी आपकी? मेरा अहमदाबाद में था, माधुपुरा पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ से दुनिया बदल गई। 3-4 साल नौकरी करने के बाद धीरे धीरे से मुझे लगा कि मैं तो एक छोटे से साधारण से गरीब परिवार से आते हुए इतनी यातनाओं को झेलते पुलिस बन गया। अब मेरी दुनिया अच्छी हो गई, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, जो पहले बहुत हुआ कर, अब नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि ये तो मैं एक हो गया, जो आगे बढ़ गया, अच्छी जीवन मिल गया, सब ठीक हो गया। सबको ये मौका नहीं मिलता है, मेरे जैसा मौका सबको नहीं मिलता है। मैंने माधुपुरा पुलिस स्टेशन में रहते हुए आसपास में झुग्गी बस्तियाँ बहुत है, हजारों की संख्या में। पुलिस स्टेशन झुग्गी बस्तियों के बीच में था। हजारों गरीबों को मैं रोज देखता हूँ, जिनके पिताजी कोई शराब पी के घर पे आता है, बच्चों को मारता पीटता है, कोई जुआ खेलता है, कोई अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा है।
ये सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि इन बच्चों को तो मेरे जैसा मौका नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे पिताजी ने सब कर दिया जो भी करना था, लेकिन मुझे मौका मिल गया कैसे भी करके, आशीर्वाद से, मेहनत से। तो इनको कैसे मौका मिलेगा? तो किसी टाइम मुझे लगा कि अब मैं नौकरी खुद की कर लूँ, खुद आगे बढ़ जाऊँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मेरे पास जो शक्ति है बोलने की, लड़ने की, खड़े होने की, वो जनता के काम आनी चाहिए। तो इस सोच को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 2017 में वो मुकाम आ गया कि मैंने फुल फ्लेजेड फिल लाइफ में सोशल एक्टिविटी करना तय कर लिया और छोड़ दिया सारा चीज़, ये दिमाग में रख के कि जिस तरीके से एक साधारण परिवार से आते हुए मुझे नौकरी तक जाने का मौका मिला, वो मौका सबको मिले, इसलिए मैं काम करूंगा। और आज भी तो बड़ा रिस्क रहा होगा गोपाल। रिस्क तो है, सब रिस्क ही रिस्क है। मैंने पहले ही बताया, आपने बोला था ना कि शहीद करने की सीट, हम तो शहीद ही होने के लिए हैं यहाँ पे। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है बताओ? मेरे पास खुद का मकान नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ मेरा एक नाम है और एक मेरी माँ है बूढ़ी। अब सरकारी नौकरी छोड़ दिया, कौन छोड़ता है बताओ? पुलिस की नौकरी कौन छोड़ता है? छोड़ दी हमने। और जब नौकरी छोड़े थे तब तो कुछ नहीं था मेरे पास, कोई जानता भी नहीं था। जैसे नौकरी छोड़ी, धड़ाधड़ मुकदमे होने चालू हो गए मेरे ऊपर, कोई बेल कराने वाला नहीं था, इसीलिए जेल में पड़ा रहता था मैं। अहमदाबाद साबरमती जेल में 7-8 दिन रखा गया। कब गया पहली बार जेल? 17 में ही गया। क्या प्रसंग था? प्रसंग तो बहुत है, अब वो मैटर सारे कोर्ट में है तो ज़्यादा तो नहीं बोलता मैं। नहीं तो प्रसंग तो बताइए, कोर्ट में भी है तो आप ये तो बता ही सकते हैं ना क्या मैटर है? वो तो सब है सोशल मीडिया पे। सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में क्या, सरकार काम ही नहीं करती है तो बाधा कौन डालेगा? सरकारी कोई काम ही नहीं कर रहा है, हम कौन होते बाधा डाल? कुछ काम कर लो भाई, फिर बाधा की बात करोगे। हम ऐसे ही धाराएं लगा देते, बाधा डाल दी। भाई आप क्या काम कर रहे हो? घूस खाने का काम कर रहे हैं, इसमें बाधा डाल दी हम। चलता रहता सर। एक अभी हम लोग सरकारी काम में बाधा की बात कर रहे हैं। एक सरकारी पेपर लीक का मामला हुआ जिसमें हेड क्लर्क की परीक्षा का, जिसमें आप कमलम के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। क्या है वो मामला? देखो गुजरात में उसमें भी मुकदमा हुआ। हाँ हुआ मुकदमा, उसमें 15 दिन रखे अंदर जेल में मुझे, ईशुदान भाई को और 100 लोग और को। तो गुजरात में बार बार पेपर लीक होते हैं, हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। हर बार सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि इस बार कोई चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, कानून का काम करेगा, सबको पकड़ेंगे और युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। ये बोल के चले जाते, नई एग्जाम आती है, पेपर लीक हो जाता है। 22 बार पेपर लीक हो गया। अब मैं खुद इस पीड़ा को समझता हूँ कि एक साधारण से परिवार से, गांव देहात से आप आते हो, सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हो, कितनी मुश्किलों का सामना करके आप एक एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हो। फिर आपको बड़ी अंदर से उम्मीद रहती है कि इस बार मेरा नंबर आ जाएगा मेरिट में, बड़ी उम्मीद रहती है। इतना पढ़ते हैं, इतना मतलब दुख दर्द भरे जीवन में रहते हैं, लेकिन जैसे पेपर लीक हो जाता है आदमी अंदर से टूट जाता है। क्योंकि एक तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप अपने जीवन के 3-4 साल सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगा दो, ये सरकारी नौकरी की। गांव में इतना समय नहीं होता है, क्योंकि फिर घर वाले शादी की बात करते हैं, बोलते कुछ पैसा कमा ले भाई, छोड़ दे सब, नौकरी नहीं लगने वाली तुझे। ये सारे मेंटल टॉर्चर को सहन करते हुए बच्चा तैयारी करता है, पेपर लीक होता है, अंदर से टूट जाता है। 1-2 लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया, इस दुनिया से चले गए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हमने सोचा कि ये बार बार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये बार बार इसलिए हो रहा है कि सारे पेपर लीकेज में जो जिसके भी नाम सामने आए वो सारे बीजेपी से एसोसिएटेड थे। कुछ तो पदाधिकारी थे, कुछ पहले चुनाव लड़ चुके थे, कुछ चुनाव जीत चुके थे, कुछ पार्टी के पदाधिकारी थे। हर बार ये हुआ कि बीजेपी के लोग ही इस पेपर लीकेज के मामले में पाए गए, हर बार ये हुआ। तो हमने सोचा कि ज्ञापन दे देते एक बीजेपी के स्टेट हेड को कि भाई आपके लोग इतने सारे कांड कर रहे हैं, पेपर लीकेज करके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, कम से कम संज्ञान लीजिए, रोकिए इसको। तो हम तो गए थे वहां ज्ञापन देने के लिए, CR पाटिल को। हाँ, CR पाटिल को। अब स्टेट प्रेसिडेंट को कहाँ जाओगे आप देने के लिए? ऑफिशियल तो वही है उसका एड्रेस। हम वहाँ गए तो उन्होंने अपने गुंडे बुला लिए, भाजपा वालों ने, बहुत से गुंडे आ गए, मार पिटाई करने लगे। फिर पुलिस बुला लिया, फिर उन्होंने मार पिटाई किया, सबको मारा, हम सबको, मुझे मारा, ईशुदान को मारा, सबको मारा, फिर मुकदमा करके जेल में भर दिया। लेकिन उस बात का जवाब आज तक नहीं दिया कि ये पेपर लीकेज में जो सारे बीजेपी के लोग पाए गए हैं
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी के लोग बार बार क्यों इसमें पाए जाते हैं? आज तक उसका जवाब नहीं दिया और हमें जेल में भर दिया 15 दिन के लिए। दिल्ली भी तलब किया गया था आपको, टीवी पे एकदम पट्टी चलने लगी थी, आपने ट्वीट किया कि हमको हिरासत में लेने वाले हैं। क्या है वो प्रकरण? वो तो बुला लिया था एनसीडब्ल्यू वालों ने, बीजेपी दफ्तर से उनको सूचित किया गया, बताया गया कि भाई गोपाल को परेशान करना है। तो वहाँ दफ्तर के लोगों ने मुझे बताया कि भाई बीजेपी दफ्तर से बताया गया कि गोपाल को परेशान करना है, तो एनसीडब्ल्यू वालों ने बुला लिया। आधार क्या बनाया? आधार तो बनाया कि भाई आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाले हैं जो विवादित है, तो नोटिस दिया। अब बताओ, इसमें एक चीज़ ये है कि संडे छुट्टी होती है सार्वजनिक रूप से, पूरे देश में सरकारी दफ्तर छुट्टी होती है। संडे के दिन रात को 11 बजे नोटिस निकाला एनसीडब्ल्यू ने मेरे खिलाफ और ट्विटर पे पोस्ट कर दिया रात को। संडे के दिन रात को 11 बजे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन चल रहा है, नोटिस निकाला। मेरे पते पे तो आया नहीं था, लेकिन ट्विटर से मुझे पता चला, तो मैं तो कानून को मानने वाला आदमी हूँ। हम सामने से चले गए एनसीडब्ल्यू के पास हमारी बात रखने के लिए, तो फिर वहाँ उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी कोई भी, और ऊपर से मुझे जो चेयरपर्सन थी उसने गालियाँ दी अपने चैम्बर में बुला के गलत तरीके से। क्या औकात है तुम्हारी, क्या समझते हो अपने आप को, जेल में भरवा दूंगी, पुलिस बुलाऊंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी करने लगे। तो मैं तो कुछ नहीं बोला। आप ये कह रहे हैं इस इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन जो हैं गालियाँ दी मुझे, ऑन रिकॉर्ड किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेम डे बताया था। आप तो आज पूछ रहे हैं, मैंने तो उस दिन ही बताया था, उसने मुझे गालियाँ दी, तब भी बताया था मैंने। अपशब्द कहे या आप जो कहे वो बोला उसने, बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं उसके शब्द को मैं रिपीट नहीं करता। पहले तो अपशब्द क्या, बुरा शब्द भी क्यों कहेंगी वो मुझे? कानून की प्रोसेस है, आप कानून की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, लेकिन आप मुझे अपने चैम्बर में बुला के कुछ भी उल्टे सीधे शब्द क्यों कहेगी? क्यों कहेगी? आप अगर मैंने कुछ कानून के खिलाफ कोई एक्टिविटी की है तो आप कानूनी रूप से जाइए। आप अपने चैम्बर में बुला के मुझे ये कहोगे कि औकात क्या है तुम्हारी, हैसियत क्या है, क्या समझते हो अपने आप को, ये शब्द क्या बताते हैं? आप कानूनी रूप से जाइए, ये पूछने का अधिकार नहीं है आपको। आप मुझे ये पूछिए कि आपके खिलाफ जो भी सोशल मीडिया इधर उधर है उसमें आपका क्या कहना है, वो पूछिए। मुझे जो कहना होता मैं कह देता, इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? तो फिर उन्होंने बहुत इरिटेट होकर के पुलिस को बुला लिया। मैं तो कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला वहाँ पे, एक शब्द हाँ नहीं, ना नहीं, जी नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ ऐसे खड़ा था वहाँ चैम्बर के सामने, वो बोले जा रहे थे, मैं सुनता था। उनका बोलना खत्म हो गया, मैं बाहर चला गया। उन्होंने पुलिस बुला लिया और मुझे ले गए ओखला थाने पे, बिठा दिया 4-5 घंटे तक पुलिस ने। बोले मैडम का आदेश नहीं आता तब तक हम आपको नहीं जाने देते। तो फिर मैडम ने कहा होगा, फिर छोड़ दिया मुझे। आप ये सब बातें बता रहे हैं, बीजेपी वालों से बात करिए तो बार बार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहते हैं कि पूछिए गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? नहीं, आपत्तिजनक भाषा की भी अगर बात कर रहे भाजपा वाले, तो मैं किसी ज़माने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा एडमायरर, और उसके हर भाषण को सुनने के लिए जाता था। मैं इवन बीजेपी के, ये कब, 2013-14 तक की बात है? नहीं, ये बात होगी 2007, 8, 9, 10 उस टाइम की बात है, जब मेरी पढ़ाई नई ख़त्म हुई थी 12वीं तक की, और फिर मैं कुछ छोटे मोटे काम पे लग गया था। तो तब बीजेपी का बड़ा एडमायरर था मैं, और मोदी जी जो भी बोलते थे अच्छा लगता था। मैं उसके हर भाषण सुनता था, टीवी पे आता था, अखबारों में छप के जो आता था पढ़ता था। और मैं नहीं, सारे लोग थे। तो उस जमाने में वो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को बहुत बुरी गालियां देते थे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हुआ तो उसको गालियां देते थे। तो मुझे लगा कि यही सीखना है उनसे, वो सिखा रहे हैं हम सब नौजवानों को। तो मैंने तो अगर कुछ बोला है तो मैं तो उन्हीं से सीखा हूँ। उन्होंने जो सिखाया वो मेरी कम उम्र में कच्ची समझ में मैंने सीख लिया, और उसी कच्ची समझ में मैंने बोल दिया। अब मैंने अपनी समझ करेक्ट कर ली है, लेकिन जब वो बोला तो वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में बोला। उन्हीं ने जो सिखाया, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो हमने सीख के बोले। आज उसको बुरा लग रहा है, लेकिन मंच के ऊपर से वो खुद बोले सारे शब्द,
किसी दूसरे के लिए, तो हम तो उनके फॉलोअर थे, हमें लगा यही होता होगा। समझ नहीं थी राजनीति उस टाइम कोई ज़्यादा, बच्चे थे। अब मेरी उम्र क्या होगी 2007 में, आप समझ लीजिए। तो सुनते सुनते आज अगर उनके सुने हुए शब्द उनको जब मान रहे थे, तब उनके शब्दों को पकड़ लिया और वो कभी जाने अनजाने में बोल दिया था, आज उसको बुरा लग रहा है। तो वो बताए कि वो ऐसे शब्द क्यों बोल रहे थे स्टेज के ऊपर से, जर्सी गाय बोल रहे थे सोनिया गांधी को, बताओ ये। और मैं सीएम रहते हुए कुछ गलत नहीं बोला, मैं एक साधारण सा ऑर्डिनरी आदमी, जब कभी जो भी बोला, मैं कोई पद पे नहीं था, सामाजिक राजनीतिक किसी भी चीज का पद पे नहीं था, एक ऑर्डिनरी साधारण सा सामान्य सा आदमी रहते हुए बोला हूँ। उन्होंने तो सीएम रहते हुए गालियां दी है प्रधानमंत्री को, तो अगर उन्होंने सीएम रहते हुए गाली दी है, उस चीज का उसको आज भी कोई दुख नहीं है, तो मेरे ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है उनको। मैं तो सीएम तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। मैं 2 साल से पार्टी में हूँ, जो भी बातें बोली गई वो 10 साल पुरानी है, तब तो मैं कुछ नहीं था। ये बात है। और ये गृह मंत्री के ऊपर जूता उछालने की क्या बात थी? वो तो कोर्ट में है, अब ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे उसके बारे में, वो तो चलता है, एफआईआर है। आपने जूता उछाला था? नहीं, वो सब कोर्ट में है। आप बहुत सख्ती से मना नहीं कर रहे हैं। मना, देखो, मना भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना भी नहीं बोल रहा हूँ। कोर्ट में है तो कोर्ट का थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए मैटर को, कोर्ट में होगा तो ये सब। या तो फिर मैं जीवन में अगर कभी अच्छा आदमी बन के आगे बढ़ के हजारों लोगों को प्रेरित करने की जगह पे पहुंचा होगा, तब मैं बताऊंगा खुल के कि क्या पीड़ा रही थी मेरी, क्या रहा था उस टाइम। लेकिन अभी तो मैं मेरे संघर्ष के टाइम पे हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। 2022 में गोपाल इटालिया को क्या लगता है, सत्याग्रह का या विरोध का क्या तरीका होना चाहिए? देखो, विरोध के जो तरीके हैं वो डिपेंड करते हैं रूलिंग पार्टी की मेंटालिटी पे। मेरा तरीका चाहे सही है, लेकिन आप अपना विरोध होने ही नहीं देना चाहते, फिर मेरे पास क्या तरीका रह गया? डेमोक्रेटिक देश है, 10 लोग इकट्ठा होके इस देश में किसी भी चीज को विरोध कर सकते हैं। ये तो सालों से हम देखते आए। बीजेपी के राज में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन के मुकदमे लगे। भाई, मैं चौराहे पे खड़ा होके मैं एक चीज को, कृषि कानून अगर आ गए तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कृषि कानून खराब है, इसको वापस लो वापस लो, ये नारा नहीं लगा सकता मैं। या फिर मैं हाथ में मशाल पकड़ के पेपर लीक हो रहा है इसको बंद करो, ये भी नहीं कर सकता हाथ में मशाल लेके। तो इस हर टाइप के ये मुकदमे मेरे खिलाफ लगे। तो तरीका रूलिंग पार्टी तो तय नहीं करेगी। यहाँ पे तो ये गड़बड़ है ना कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से विरोध करने का तरीका भाजपा तय करती है कि आप मशाल लेके नहीं निकलोगे, आप इतनी संख्या में नहीं जाओगे, आप काला रिबन नहीं पहनोगे, आप काला टी शर्ट, मतलब आप तय करोगे, पावर पोजीशन में बैठ के आप तय करोगे कि प्रदर्शन का क्या तरीका होना चाहिए। संविधान में तो लिखा है वही तरीका होना चाहिए, शांतिपूर्ण रीत से और निशस्त्र होके। तो हमने हर जो तरीका अपनाया वो शांतिपूर्ण निशस्त्र है। फिर बीजेपी को क्या दिक्कत है, क्यों वो विरोध नहीं होने देना? जनता में कुछ लोगों ने मुस्कुराते हुए पूछा कि गोपाल इटालिया से पूछेगा कि ये डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ जो बातचीत हुई, जिसकी ऑडियो वायरल हुई, वो क्या तरीका था? क्या प्रकरण था उसमें? कोई शस्त्र तो नहीं था, कोई गाली गलौज नहीं था, हिंसा नहीं थी उसमें। जो था वो सबने सुना देखा। बाकी सारा मामला कोर्ट में है। अब सारी कोर्ट की चीजें मैं यहाँ बोल दूंगा तो कोर्ट में क्या बोलूंगा मैं? जज कैसे सुनवाई करेंगे मेरी? अच्छा, एक इल्जाम आप पर और लगा, ममता पाटिल कोई आपकी पार्टी की नेता थी? नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। हैं? उन्होंने कहा कि हम पार्षदी का चुनाव, एक कैपिटल टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे आम आदमी पार्टी ने पार्षदी के चुनाव में। और गोपाल इटालिया मुझसे बोले जब मुझ पर हमले हुए कि आपको झांसी की रानी बनने को किसने बोला था? नहीं, मैं जानता ही नहीं। एक चीज़ ये भी पूछी जा रही है कि जो कतारगाम की आपने सीट चुनी है गोपाल, पिछली बार यहाँ पे बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस 79, एक कम 80, 79,000 वोटों से पीछे रही। तो बहुत मुश्किल सीट कहा जा रहा है इसको। वही विनोद मोरडिया जो भाजपा के टिकट पर 2017 में जीते थे, फिर से मैदान में है। तो क्या रणनीति है, आप लोग क्या सोच के ये सीट चुनी? सिर्फ समाज के असर को देख के चुना या कुछ? नहीं, समाज तो हर तरफ है, समाज तो हर तरफ है।
देखो, हम मुश्किलों के सामने लड़ना ही तो हमारा काम है। मैं पहले ही बताया, आसान रास्ते को तो कोई भी पकड़ के आगे बढ़ जाए, इसमें क्या नई बात है। हम मुश्किलों से लड़ने के लिए है, तो ये मुश्किल है इसलिए लड़ रहे हैं और जीत के दिखाएंगे। बाकी सारी चीज़ें तो सवाल जवाब तो होते रहेंगे। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अभी आपके और कितने पुराने ट्वीट, पुरानी ऑडियो हैं जो विपक्षी पार्टियां रिलीज करेंगी? हाँ ठीक है, करें। उनके पास अगर उनका किया हुआ दिखाने को कोई काम नहीं है, 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका वीडियो बना के वो जनता को दिखा सके, तो मेरे वीडियो दिखा ले जनता को। सर, जनता ने वोट मुझे तो आज तक दिया नहीं, मैं तो खड़ा नहीं रहा, मैं मंत्री तंत्री तो रहा नहीं, तो वो अपना काम का वीडियो नहीं दिखा पा रहे, तो मेरा दिखा के कम से कम कर ले एंजॉय। आखिरी सवाल जमघट का, क्या है आम आदमी पार्टी का गुजरात को लेकर एजेंडा? क्या है कोल पोर प्रॉमिसेस जो आपको लगता है कि जो सबसे स्ट्राइकिंग है, जो रेजोनेंस जिनका दिखेगा पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में? कोर पोल प्रॉमिस, मैं कहूँ प्रॉमिस नहीं, गारंटी है। प्रॉमिस तो ये होता है जो ब्रेक हो जाता है, गारंटी ब्रेक नहीं होती है कभी। गारंटी है कि गुजरात के हर बच्चे को दिल्ली की तरह अच्छी, शानदार और मुफ्त शिक्षा देंगे। कोई भी बच्चा बिना पैसों के पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़े, ऐसा नहीं होने देंगे। गुजरात के हर आदमी का सही से बढ़िया सा मुफ्त इलाज कराएंगे और गुजरात के हर परिवार को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे। ये हमारा पोल प्रॉमिस है। गुजरात के हर युवा को रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां रहेंगी, और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, व्यापारियों को अच्छी सुविधा और सुरक्षा। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, फिर विपक्षी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार पे तो भ्रष्टाचार के खूब आरोप लग रहे हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में मसाज कराते दिख रहे हैं। आरोप लगा के भाग क्यों जाते हैं? आरोप लगा के भाग जाते हैं, हर रोज उठ के एक नया आरोप लगाते हैं, पुराने आरोप पे फिर कुछ नहीं बोलते, रोज उठ के नए आरोप। मतलब एक आरोप आपने लगाया है, ढंग का उसको कोर्ट में साबित करिए, प्रूफ कीजिए। सत्येंद्र जैन के मामले में कोर्ट में हर बार वो बीजेपी का जो वकील है, ईडी का, वो बोलता है कि और एक दे दो, हमें तारीख दे दो, और एक तारीख दे दो, और एक तारीख दे दो। भाई तारीख क्यों मांग रहे हो? आपके पास सबूत है, पेश करिए। तारीख पे तारीख क्यों मांग रहे हैं? तो बीजेपी वालों का काम ही है कि जबरदस्ती कीचड़ फेंकते किसी के ऊपर। जब आपको पता है कि आपके आरोप, मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, उसके घर पे सीबीआई वाले गए, क्या मिला? उसके दफ्तर पे गए, क्या मिला? बैंक का लॉकर खोला, क्या मिला? तो आरोप लगा के भाग जाना, बार बार आरोप लगाना, फिर भाग जाना, ये बीजेपी का अब यही धंधा रह गया है। क्योंकि उसके पास अपने गिनाने को कोई काम नहीं है कि वो बता सके कि उन्होंने क्या काम किया, इसलिए वो अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। हम हमारा काम गिनाते हैं। गुजरात में हम बताते हैं कि दिल्ली में ये काम किया, गुजरात में आएंगे तो ये काम करेंगे। तो हमारी पूरी जो राजनीति है, कोर राजनीति, काम की राजनीति पे आधार रखती है। उनकी कोर राजनीति है गंद फैलाने की, गुंडागिर्दी करने की, भ्रष्टाचार करने की, आरोप लगा के भाग जाने की। तो जनता दोनों को देख रही है, जनता इस बार अच्छा फैसला लेगी, काम की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। जमघट में इस सत्र के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आप ललन टॉप पर हमारी चुनावी यात्रा देखते रहिए। थैंक यू।